हेलो। एनडीसी ईडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कर रहे थे कंटिन्यू, और हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसने दिया और उसके अंदर लाइनें थी, उनके बारे में स्टडी की थी। आज हम उन्हीं स्पेक्ट्रम्स के बारे में देखते हैं क्या हुआ था। जैसे ही बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, बोर्ड ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि आपने जो लाइनें बनाई है कि N7 से N1 तक जो लाइन बनाई है वो लाइन क्या है। तो बोर्ड ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन ये दी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है एनर्जी गेन की तो हायर स्टेट में गया और वापस उसने अपनी एनर्जी लूज की, वापस एनर्जी लूज की। तो ये जो लाइन बन रही है, वापस जो एनर्जी बन रही है वो अपने पाथ को फॉलो करेगा, नीचे वाले सेल में आएगा। जैसे N=7 वाले सेल में है, 7 सेल में है और सेकेंड सेल में आ रहा है तो वो बामर हो गई, फर्स्ट सेल में आ रहा तो लाइमन होगी। तो वो जो आ रहा है, वो जो लाइन बन रही है, उसको उन्होंने जो बोला था स्पेक्ट्रम, वो बताया था उन्होंने कि लाइन जो है वो एनर्जी की वजह से, जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी लूज करेगा और वापस नीचे की तरफ आएगा, लोअर स्टेट में आएगा, हो सकता है लाइमन सीरीज में आ जाए, बामर में आ जाए, इनके अंदर आएगा। तो उसको उन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उस लाइन का एक्सप्लेनेशन एनर्जी के बेसिस पे दिया कि पहले एनर्जी गेन की, उसके बाद में वापस लूज की इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी की, जैसे पहले एनर्जी गेन की इलेक्ट्रॉन ने और वापस हायर स्टेट में गया। अब वापस एनर्जी लूज करने के बाद में जब नीचे आ रहा है तो एनर्जी लूज करेगा तो ये जो लाइन फॉर्म हो रही थी वो एनर्जी की वजह से फॉर्म हो रही थी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होने की वजह से। तो बोर ने ये सब बता दिया, एक्सप्लेन कर ली। पर फिर किसी साइंटिस्ट ने वापस रिसर्च की, वापस इसको देखा, यहाँ पर कंडीशन देखी, इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जैसे ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने देखा कि जो एक लाइन है N=7 से 1 में आ रही है या फिर 2 में आ रही है, जैसे ये एक लाइन थी, वो एक लाइन नहीं है, वो नंबर ऑफ लाइन बनी हुई है, ऐसे कई लाइनें हैं उसमें। तो वापस वो बोर के पास गया, उसने बुलाया, इधर आओ, ये क्या है। तो उसने बोला कि नहीं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये लाइन कैसे बटी हुई है। लाइन उसी तरीके से बटी हुई है जैसे आप यान लेते हैं, धागा लेते हैं, उसको थोड़ा सा खोलते हैं तो नंबर ऑफ यान्स मिलते हैं उसके अंदर छोटे छोटे। वैसे ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पे अलग अलग लाइन थी। अब अलग अलग लाइन होने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी होगी, और वेवलेंथ भी डिफरेंट है तो एनर्जी, ये तीनों ही डिफरेंट होगी। बोर के अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, एक ही लाइन थी तो सेम एनर्जी भी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। बट जैसे ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो गई, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग एनर्जी मिली। तो हर एक जो सेल थे उसके अंदर डिफरेंट मिली। इन्होंने तो ये बोल दिया था कि एक जो सेल है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबकी एनर्जी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। बट यहाँ से जैसे ही हम देखते हैं अलग अलग लाइन दिखती है तो वहाँ से तो ये प्रूफ होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए, वेवलेंथ भी और एनर्जी भी हर एक लाइन की अलग होनी चाहिए। जैसे ही बोर से पूछा गया तो बोर ने इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तब बोर के चेले थे सोमरफील्ड, उन्होंने इसका बोर मॉडल का एक्सटेंशन किया। उन्होंने बताया कि ये जो एनर्जी लाइन है, एक सेल है उसकी एनर्जी सेम नहीं होती है, सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी सेम होती है। कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो एक सेल में प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी सेम नहीं है, सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी सेम है। फिर इनसे पूछा गया तो सब सेल कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी सेल में सब सेल कितने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा। तो सोमरफील्ड ने तब बताया कि नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल = नंबर ऑफ सेल, या फिर सेल नंबर, ये लिख सकते हैं। ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो कई बार पूछी जा चुकी है कि नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे किसी सेल में, तो वो किसके होंगे, सेल नंबर के इक्वल होंगे। अगर 8 सेल है या 7 सेल है तो सब सेल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये मान लिया कि हमारे पास क्या है, थर्ड सेल है। कौन सा है, थर्ड सेल है। तो इसमें सब सेल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने सब सेल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। बोर के अकॉर्डिंग तो किसी भी कोई सेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबकी एनर्जी सेम है। बट फिर बाद में जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो अलग अलग मिली,
जैसे ही स्पेक्ट्रल लाइन को देखा गया अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो डिफरेंट लाइनें और मिली तो एनर्जी और होने के चांसेस मिले। एनर्जी अलग होगी, अगर अलग लाएंगे तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो वहां पर फिर सोमरफेल्ड ने एक्सप्लेनेशन ये दे दिया कि नहीं, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, बट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब उससे पूछा गया कि सब सेल कैसे फाइंड करें हम, तो सब सेल क्या होगा, नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इज इक्वल टू सेल नंबर, यानी जो सेल नंबर होगा उतने ही सब सेल होंगे। अगर सेल नंबर 7 है, 7th सेल है, तो नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अगर हमारे पास सेल कितने हैं, 3 हैं, तो सब सेल कितने हो गए, 3 हो गए। इस तरीके से हुआ। उसके बाद में बोर्ड ने एक चीज और बताई कि पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है। फिर उससे पूछा गया क्या पाथ सर्कुलर होता है, तो उसने कहा नहीं, पाथ सर्कुलर नहीं होता। जितने भी सेल होते हैं उनमें से एक का पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, बाकी क्या होंगे, इलिप्टिकल होंगे। ओनली क्या होगा, वन पाथ इज सर्कुलर एंड लेस आर इलिप्टिकल, कि एक क्या होगा, सर्कुलर होगा, बाकी के इलिप्टिकल होंगे। अब लोगों ने पूछा कौन सा होगा, जो पहले वाला होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा और बाकी के इलिप्टिकल हो जाएंगे। जैसे मान लो कि हमने ये ले लिया कि 3 सबसेल हैं, 3 सबसेल है, इट मीन सेल नंबर कितना हो गया हमारे पास, सेल हो गया हमारे पास 3। तो इसके अंदर कितने होंगे, एक जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो सब सेल होंगे उसके अंदर एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सर्कुलर हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, इलिप्टिकल हो जाएंगे। तो ये जो बोर मॉडल था उसकी 2 जो हमारे पास ये मिल रही थी उनके बारे में एक्सप्लेन किसने कर दिया, सोमरफेल्ड ने एक्सप्लेन कर दिया। ये जब एक्सप्लेन कर दिया तो ये क्लियर हो गया कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, और ये क्लियर हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, कि भाई रदरफोर्ड आए, उन्होंने थॉमसन का गेम बिगाड़ा, कि थॉमसन ने जो भी थ्योरी दी थी, जो भी एटम के बारे में बताया था, वो गड़बड़ किसने की, रदरफोर्ड ने आके की, और रदरफोर्ड की गड़बड़ किसने की, नील्स बोर ने आके की। तो नील्स बोर की भी कुछ ना कुछ कमियां बनती है, कि नील्स बोर की क्या क्या कमियां थी। तो यहां लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, कि इसकी क्या क्या कमियां थी वो निकालते हैं। अब इसने तो क्या कर दिया, स्पेक्ट्रल लाइन बता दी, स्पेक्ट्रल लाइन बताई, उस पर ऑब्जेक्शन हो गया कि अलग अलग, जब जैसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो अलग अलग लाइनें मिली। फिर बाद में सोमरफेल्ड ने उसका एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, वो एक लाइन जो होती है उसकी एनर्जी सेम नहीं है, सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी सेम है। बट जैसे ही एक साइंटिस्ट और आए उसके बाद में, उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम बनाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया, और एक तो बनाया विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, और एक बनाया विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने ये देखा कि विदाउट मैग्नेटिक फील्ड तो वैसा ही मिल रहा है, बट जैसे ही विथ मैग्नेटिक फील्ड किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन आई, तो एक लाइन कई लाइनों में डिवाइड होगी। जैसे कोई लाइन 3 लाइन में डिवाइड हो गई, कोई लाइन 4 लाइन में डिवाइड होगी, 5 में होगी, इस तरीके से हो गई। तो वापस सोमरफेल्ड को बुला के लाए कि तूने तो एक्सप्लेनेशन दिया कि सब सेल के अंदर एनर्जी सेम होती है, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इसको देखते हैं तो ये लाइनें तो वापस डिवाइड हो रही है, ये क्या है। तब सोमरफेल्ड ने कहा कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस इफेक्ट को हमने बोला क्या था, जीमान इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये, जीमान इफेक्ट, कि जैसे ही हम स्पेक्ट्रल लाइन से स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक जो लाइन है वो कई लाइनों में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बोलेंगे जीमान इफेक्ट। तो नील्स बोर जो थे वो जीमान इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन की इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट लिमिट क्या आ जाएगी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में देखा गया, अब भाई मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ इफेक्ट मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक में भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो फिर वापस को ये उन्होंने एक तो लाइन बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन, दूसरी देखी उन्होंने विदाउट, तो विदाउट वाली तो सेम वैसी ही मिल रही थी जैसे विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में मिल रही थी, नॉर्मल मिलती है। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वापस जो लाइन है नंबर ऑफ लाइंस में डिवाइड हो गई, 3 में हो गई, 4 में हो गई स्पेक्ट्रल लाइंस। ये किसके अंदर कंडीशन है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, विथ इलेक्ट्रिक
फील्ड, ये कंडीशन मिल गई हमें। और ये क्या हो गया, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो लाइन स्प्लिट होती है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन स्प्लिट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको बोला गया स्टार्क इफेक्ट। क्या बोला गया, स्टार्क इफेक्ट। इट मींस नील्स बोर, वापस सोमरफील्ड से पूछा गया तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। भाई नील्स बोर ने तो ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि सेल की जो है वो सब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम होगी। सोमरफील्ड ने कुछ एक्सटेंशन किया, कुछ इंप्रूव किया उसके अंदर, उसमें भी दिक्कत ये आ गई कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सब सेल की जो एनर्जी लाइन बन रही थी, स्पेक्ट्रल लाइन बन रही थी, वो भी जो लाइंस में डिवाइड हो रखी थी 3, 4, 5 में। तो अब दिक्कत ये आ गई कि स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इट मींस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ही एक्सप्लेन नहीं हुए। इट मींस स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट दोनों के बारे में ही नहीं बताया गया। मैग्नेटिक फील्ड के जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, जीमान इफेक्ट। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों के बारे में ही एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। ये दो कमियां हो गई थी उनकी। फिर एक कमी क्या हुई, जैसे ही ये पता चला कि हमारे पास ये रेडिएशन है, एनर्जी की फॉर्म है तो रेडिएशन की फॉर्म में होगी, पार्टिकल होगा, तो ये पता चला कि इनके ड्यूअल नेचर होते हैं। इनके ड्यूअल नेचर होते हैं, जो बाद में किसने बताए थे, दे ब्रोगली ने बता दिए थे। तो ड्यूअल नेचर के बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नो एक्सप्लेनेशन ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल और रेडिएशन। तो हमारे पास ये यहाँ पर रेडिएशन है कि एवरी रेडिएशन क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। पार्टिकल जो होता है वो रेडिएशन नेचर भी शो करता है, वेव्स की फॉर्म में होता है। दे ब्रोगली ने ये कंडीशन बता दी थी। तो पहली कमी तो क्या हो गई हमारे पास कि जीमान इफेक्ट के बारे में ही नहीं बता पाए कि जीमान इफेक्ट होता क्या है। स्टार्क इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाए, और क्या नहीं बता पाए, ये जो रेडिएशंस है उनके ड्यूअल नेचर के बारे में नहीं बता पाए। ये इनकी कमियां हो गई। उसके बाद में ड्यूअल नेचर के बारे में किसने बताया था, ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था दे ब्रोगली ने। उन्होंने ये बताया कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी वेव है वो क्या करती है, दोनों नेचर शो करती है। जैसे ही जरूरी पड़े तो वो वेव की फॉर्म में शो कर देती है, और अगर वेव की फॉर्म में नहीं शो हो रही तो वो पार्टिकल की फॉर्म में कर देती है। इट मींस हमारे पास एनर्जी जो है वो दोनों फॉर्म में मिल सकती है, पार्टिकल की फॉर्म में मिल सकती है और वेव की फॉर्म में मिल सकती है। हर एक पार्टिकल जो भी प्रेजेंट है वर्ल्ड में वो दोनों नेचर शो करेगा। जैसे मान लो कि एक ब्रिक है, वो तो पार्टिकल का नेचर ही है और काफी बड़ा भी है, बट अगर उसकी हाई स्पीड कर दे तो वो एक वेव की फॉर्म में हो जाएगी, बहुत स्पीड से मूव कर रही है वो, तो हमें एक वेव की फॉर्म में दिखेगी वो, तो वो दोनों नेचर शो करेगी। ऐसे ही इन्होंने बताया, किन्होंने किया ये, दे ब्रोगली। इन्होंने क्या बताया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। किसके बारे में बताया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, कि कोई भी जो रेडिएशन है या फिर पार्टिकल है मूव कर रहा है तो दोनों नेचर शो करता है। वो वेव के नेचर भी शो करता है और पार्टिकल के नेचर भी शो करता है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है बट हाई स्पीड के साथ इसको थ्रो किया जाए तो एज ए वेव बिहेव करेगा ये। तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या था, हमारे पास हमने पहले ही देख चुके हैं कि एनर्जी जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, प्लांक क्वांटम थ्योरी हमारे पास क्या थी, एनर्जी क्या थी, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। हमारे पास ये एनर्जी थी। और आइंस्टाइन मास रिलेशनशिप क्या था, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। क्या था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये दोनों है, दोनों ही एनर्जी की फॉर्म है। एक तो वेव फॉर्म बताती है, दूसरा क्या बताती है, पार्टिकल फॉर्म बनाती है। और ये भी देखा गया कि रेडिएशन जो है वो अलग अलग नेचर शो करती है। रमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, फोटोन की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये अलग अलग कंडीशन थी, इंटरफेक्शन होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दोनों नेचर शो कर रहे हैं तभी पॉसिबल है। अगर एक ही नेचर शो करता है, हम ही मान लें कि रे पार्टिकल नेचर शो करती है तो कुछ इफेक्ट नहीं शो हो पाएंगे। हम ये बता दें कि वेव्स की फॉर्म में करती है तो वो जो पार्टिकल नेचर से पॉसिबल हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो दोनों नेचर अगर होगा किसी भी रे का, किसी भी पार्टिकल का, तो ही सारे एक्सप्लेन हो पाएंगे। तो यहां से अगर हम दोनों को इक्वल करें, दोनों क्या है, एनर्जी है, यहां पर क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम
सी स्क्वायर हमारे पास ये मिलेगा। और एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमड़ा भी तो लिख सकते हैं कि हमारे को अगर वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना हो फ्रीक्वेंसी को तो क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमड़ा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो सकता है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। हमारे पास जो वेवलेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, कि हम लेमड़ा को क्या लेंगे, उस साइड लेंगे और एम सी स्क्वायर को नीचे ले आए। एम सी स्क्वायर को नीचे जैसे ये हो गया कि एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमड़ा, सी से सी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, एच अपॉन एम सी, जहाँ पर ये लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, एच प्लांक कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ रेडिएशन यानी जो भी हम पार्टिकल ले रहे हैं उसका मास हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी तो है, हो सकता है वो अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो, तो हमारे पास ये लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास एम वी होता है वो क्या मिलता है, मोमेंटम। क्या मिलता है, मोमेंटम। मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, ये हमने पढ़ा है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम होता है। अगर हम वहां पर वो रखना चाहें तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। अब जो हमारे पास ये प्रेजेंट है P, ये मोमेंटम है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में भी रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है। अब हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है। अगर एक एम और हो जाए हमारे पास तो ये एम का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके लिए हम एम से डिवाइड करते हैं और एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम वी का टोटल का स्क्वायर है। तो यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास, 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम, या फिर हम p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m के। यहाँ से हम p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m के, जहाँ के m क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, k क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और हम वहां पर mv की जगह रख सकते हैं, या हम यहाँ से अगर ये रखें mv की जगह क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन p हो जाएगा। और p की जगह अगर हम ये रखें अंडर रूट 2m के, तो हमारे पास ये वेवलेंथ मिल जाएगी एच अपॉन अंडर रूट 2m के। तो हम यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास मास और वेलोसिटी दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए। m क्या है, मास है, h प्लांक कांस्टेंट, और लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ है। अगर हमारे पास वेवलेंथ आ गई तो हम फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर ही सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, या फिर लेमड़ा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, या फिर म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, और वहां से फाइंड कर सकते हैं। अब वेवलेंथ है तो वो रेडिएशन की होगी, हम तो दे ब्रोगली ने किसके बारे में बताया, और काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल की और इनकी दोनों की होगी। तो दे ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल, इन दोनों के बारे में बताया कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी रेडिएशन है तो वो दोनों बिहेव करेंगे। जब जरूरी होगी तब रेडिएशन का बिहेव शो कर देंगे, और जब जरूरी होगी तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, सोमरफील्ड एक्सटेंशन था बोर मॉडल का। बोर मॉडल में कुछ कमियां थी, वो बता नहीं पा रहे थे कि एनर्जी सब सेल की सेम होती है या फिर सब सेल की, तो उसके बारे में बताया कि नहीं, सेल की एनर्जी सेम नहीं होके सब सेल की एनर्जी सेम होती है। उसके बाद में जो सर्कुलर पाथ होता है उसके बारे में बताया कि एक ही जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है, बाकी के जो पाथ होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, वो सेल पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, दे ब्रोगली ने बताया। अब जो नील्स बोर का जो मॉडल था वो ओनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम बनाया वो ओनली हाइड्रोजन पर बेस्ड था। जैसे ही हम मोर इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मोर इलेक्ट्रॉन वाले को बनाएंगे हम, जैसे स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उसमें तो लाइनें बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसे ही इफेक्ट डालेंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, उनके बिना ही बहुत ज्यादा लाइनें मिलेगी, तो उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ना ड्यूअल को कर पाए। उसके बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन किसने बताया, दे ब्रोगली ने बताया। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है दे ब्रोगली के जो वेवलेंथ वगैरह इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।